नमस्कार दोस्तों अभी जो है यूपीपीएससी ओटीआर की दोस्तों आज डेट आ चुकी है। आप यूपीपीएससी का ओटीआर आप फिल कर सकते हैं। दोस्तों ओटीआर क्या होता है? ओटीआर में आप उसका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है वो दोस्तों आप करते हैं। और ओटीआर में जो ओटीआर होता है दोस्तों वो फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें किसी तरह की कोई पेमेंट नहीं लगती है। लेकिन जब आप फॉर्म भरते हैं दोस्तों तो फॉर्म भरते समय आपसे पेमेंट ली जाती है, जो कि 125 रुपये हो सकती है, या फिर किसी किसी कैटेगरी में दोस्तों बिल्कुल फ्री होती है। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं पूरा किस्सा क्या है ये। तो दोस्तों क्या हुआ है कि यूपीपीएससी की जो वैकेंसी है वो भी बहुत दिन से पेंडिंग थी दोस्तों। ये यूपीपीएससी की जो पीसीएस की जो वैकेंसी आती है ये दोस्तों लगभग हर साल लगभग 1 फरवरी या फरवरी के अंदर आ जाती है दोस्तों। कभी कभार दोस्तों ये जनवरी में भी आई है, एंड ऑफ जनवरी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फरवरी की स्टार्टिंग में या फरवरी के एंड तक आ जाती है। लेकिन इस साल दोस्तों किसी वजह से कुछ लेट हो गई थी, जिससे कि ये वैकेंसी लेट हो गई है। और यूपीपीएससी की जो वैकेंसी है ना दोस्तों, इसमें अभी जो ओटीआर आप फिल कर देंगे तो लगभग 10-15 दिन बाद ये वैकेंसी आ जाएगी। और दोस्तों ये वैकेंसी जब आ जाएगी तो इस वैकेंसी के अंदर जो आपकी जो पोस्ट होती हैं दोस्तों वो होती है यूपीपीसीएस। और इसमें जो पोस्ट होती है आपकी सिविल जज की होती हैं। और दोस्तों जो इसके अंदर जो वैकेंसी होती है ना वो एक स्टेट लेवल की वैकेंसी होती है। स्टेट लेवल की वैकेंसी में क्या होता है कि इसके अंदर आपको पीसीएस लेवल का आपको इसमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनाया जाता है, इसमें आपको डीएसपी बनाया जाता है, और इसके अंदर आपको जो बीडीओ बनाया जाता है और तहसीलदार बनाया जाता है। और जो दोस्तों इसमें जो एक पोस्ट होती है, जो इसमें अलग एग्ज़ाम होता है इसका, वो होता है दोस्तों जज का, जो कि सिविल जज होते हैं, जो कि ये भी स्टेट लेवल की एक पोस्ट होती है। तो सिविल जज में क्या होता है? सिविल जज में ये होता है कि आपको जो एग्ज़ाम देना होगा दोस्तों सिविल जज में, आपको हम पहले वाला बताते हैं जो पीसीएस है। पीसीएस के लिए आपको जो नॉर्मल जो पोस्ट हैं, जैसे कि आपका एसडीएम हो गया या डीएसपी हो गया या दोस्तों बीडीओ हो गया, इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपको ग्रेजुएशन चाहिए। जिसमें कि अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है विद एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी, आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं या आप साइंस से हैं, तो आप इसे फिल कर सकते हैं। और आप इसे फिल करके आप किसी यूपी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपका जो जज का होता है, सिविल जज में ये होता है कि आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना दोस्तों, वो चाहिए आपको लॉ मिनिमम। जो आप लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। आप लॉ ग्रेजुएट आप किस में, आप लॉ ग्रेजुएट 12th के बाद जो 5 साल की बीए एलएलबी होती है आप वो भी कर सकते हैं। नहीं तो आप ग्रेजुएशन के बाद जो आप जो एलएलबी करते हैं 3 साल वाली, वो भी इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। तो आपके दोनों में से कुछ भी हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और, अगर आपका इसमें एससी का आपका कोटा बना हुआ है, अगर आप एससी के कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं, तो दोस्तों ये अगर आप उसी स्टेट में हो यूपी में तो आपका काम देगा। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से अगर आप उसमें फॉर्म भरोगे और आप वो बेनिफिट लेना चाहोगे एससी ओबीसी का, तो दोस्तों वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो अदर स्टेट के होंगे ना, वो अगर अपना एससी ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो आप यूपी में दिखाओगे ना, तो वो मान्य नहीं होगा। आप जनरल कैटेगरी में ही आप चुने जाओगे, तो जिससे आपको दोस्तों उसका बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा। और जो मैंने आपको बताया सिविल जज के लिए आपको उसमें लॉ ग्रेजुएट कंपलसरी है दोस्तों। और दोस्तों इसमें ना कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिसमें कि आपको ग्रेजुएशन के साथ में कुछ अलग मांगते हैं। जैसे आप किसी स्पेशलाइज मैथ के लिए मांगेंगे, या आपको किसी एग्रीकल्चर में मांग लेंगे, या आपके किसी मेडिकल में मांग लेंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों मेडिकल की भी अलग से पोस्टें होती हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि इसकी जो वैकेंसी होती है हर साल आती है। और दोस्तों ये एक तरह से आपका जो सेंट्रल में आप यूपीएससी होता है ना, उससे बस एक पोस्ट नीचे ही होता है। जैसे आपको से वो सेंट्रल का यूपीएससी है, वही दोस्तों आप मान सकते हो ये स्टेट का यूपीएससी है। आप इसे स्टेट का यूपीएससी मान सकते हो। और इसकी जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें जो पोस्ट बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं आपको। एसडीएम मैंने बताया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इसमें आपको डीएसपी बताया, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और दोस्तों इसमें बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसमें दोस्तों तहसीलदार होता है। तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम का जो चरण होता है वो भी दोस्तों अलग अलग होता है। जैसे कि आपको जो पीसीएस है उसमें आपको प्री होता है, जो कि मल्टीपल क्वेश्चन होता है। और दोस्तों उसी के बाद मेंस होता है। मेंस में आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है। और दोस्तों उसके बाद आपका वहाँ पे एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपको कंप्लीट वो करना पड़ेगा दोस्तों। सिविल जज जो होता है ना दोस्तों, सिविल जज की एक स्टार्टिंग पोस्ट होती है, जहाँ से एक जो जज होता है, जो एक जुडिशल ऑफिसर होता है, जुडिशल ऑफिसर अपने जो उसके करियर होता है, उसकी जो शुरुआत होती है वो
जज से स्टार्ट होती है। जज कहाँ से? सिविल जज। और सिविल जज के बाद उसका जो प्रमोशन होता है दोस्तों वो सिविल जज बनता है, फिर सीनियर सिविल जज बनता है, फिर एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट बनता है, फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट, ऐसे करके वो ऊपर 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 तक जाता है। इससे दोस्तों वो पूरा का पूरा जज की कैटेगरी में आ जाता है। इसके लिए आपको मैंने बताया उसके लिए लॉ ग्रेजुएट चाहिए होता है। अगर आपकी लॉ है तो आप उस फॉर्म को भर सकते हो, नहीं तो दोस्तों आप उस फॉर्म को नहीं भर सकते बिल्कुल भी। और रही बात इसमें दूसरी बात दोस्तों, जो इसमें सिविल जज होता है ना, वो दोस्तों सिविल जज इज़ मोर पावरफुल देन अदर ऑफिसर्स लाइक PCS, SDM, तहसीलदार, DSP। सिविल जज इज़ मोर पावरफुल देन SDM, DSP एंड तहसीलदार बिकॉज जुडिशल इज़ मोर पावरफुल देन एडमिनिस्ट्रेटिव। जो न्यायिक होता है वो प्रशासनिक से ज़्यादा शक्तिशाली दोस्तों होता है। तो दोस्तों इसमें जो है आपको जो फॉरम है, इसमें लगभग फॉरम की जो प्राइस है दोस्तों वो लगभग 125 रुपये है। इसमें मैंने आपको बताया जो अदर स्टेट है, अदर स्टेट का इसमें कैटेगरी में आप SC OBC में नहीं गिने जाओगे। अगर आप उसी स्टेट के यूपी में हो तो आपको उसी में गिना, लेकिन अदर स्टेट अगर आप फॉरम भरोगे तो आपको जनरल कैटेगरी में ही दोस्तों चुना जाएगा। दूसरी बात, मैंने आपको एग्ज़ाम का इसमें बताया दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर जो मैंने सिविल जज के लिए वो PCS के लिए मैंने बताया, PCS के लिए आपको जो एक नॉर्मल आप कोर्स आप पढ़ाई कर सकते हो, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक, ये सब आ जाता है। और रही बात दोस्तों सिविल जज के लिए आपको ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा नॉर्मली। इसके बाद आपको जो लॉ की चीज़ें होती हैं, जैसे LLB की जो अलग से किताबें होती हैं, जैसे हम उसमें लॉ होते हैं, फैमिली लॉ होता है, और दोस्तों और भी तरीके के जो लॉ होते हैं वो सब आपको इसमें अलग से कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हो सिविल जज की जो पढ़ाई है वो दूसरे PCS से कठिन है। तो PCS के लिए आपको इतनी पढ़ाई नहीं करनी जितनी सिविल जज के लिए करनी है। और सिविल जज के लिए आपको बताया मैंने आपको दोस्तों, आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, जबकि PCS में आप अगर नॉर्मल ग्रेजुएट हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन सिविल जज के लिए आप पूरे लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए दोस्तों। और दोस्तों जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है ना तो इसमें आपको जो पहली पोस्टिंग मिलती है PCS वाले में, नॉर्मल वाले में जो प्रशासनिक होता है उसमें SDM मिलती है। फिर आप उसमें SDM से ADM जाते हो। इसके लिए दोस्तों मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया है, या शायद नहीं बनाया तो मैं बना दूँगा, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। लेकिन इसके अंदर जो DSP होता है ना, DSP के लिए मैंने वीडियो बना रखा है। आप DSP की वीडियो जाके हमारे चैनल से जाके आप देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल से। तो दोस्तों फिर क्या है इसके अंदर जो दूसरा जज होता है, जज का मैंने आपको प्रमोशन बता दिया, जज कैसे कैसे जाता है। तो दोस्तों SDM से जो एक पोस्ट नीचे होती है वो होती है तहसीलदार। तहसीलदार को बताया, तहसीलदार जो होता है बाद में उसका प्रमोशन SDM पे होता है, फिर वो वहाँ जाता है, क्योंकि SDM होता है, SDM से नीचे DSP होता है, DSP के बाद तहसीलदार होता है। तो तहसीलदार जो होगा फिर SDM पे जाएगा, SDM का फिर वो ADM बनता है, फिर धीरे धीरे दोस्तों ऊपर जाता है। तो दोस्तों अभी जो इसका OTR आ चुका है, OTR आप एक बार फिल कर लीजिए, क्योंकि OTR के बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं दोस्तों। तो OTR आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अपना पूरा कीजिए, इसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसको मिस ना करें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।